सभी को स्वागत है चला जाता हूँ का इस एपिसोड में। ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है बेसिकली। इसकी खूबियां आप तक पहुंचाना चाहते हैं और इसकी खामियां टाटा मोटर्स तक। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। आज हम नेक्सन के कैंपिंग कैपेबिलिटीज डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एज अ कैंपर इसमें स्पेस कितना है, कॉस्ट ऑफ कैंपिंग कितना पड़ता है, इसकी ड्राइवेबिलिटी यानी इसको कितना सहज है चलाना, और देखेंगे कि इसके कैंपिंग कैपेबिलिटीज कितनी अच्छी है। देखते रहिए। हम नेक्सन के एज अ कार कम डिस्कस करना चाहते हैं, बल्कि डिस्कस इस बात पे करना चाहते हैं कि इसकी कैंपिंग कैपेबिलिटीज कैसी हैं। इसकी खूबियां आप तक पहुंचाना चाहते हैं और इसकी खामियां टाटा मोटर्स तक, ताकि नेक्स्ट एडिशन या फिर नेक्स्ट वेरिएंट जब कभी निकाले टाटा मोटर्स, तो कुछ उन लोगों के बारे में भी सोचे जो कैंपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, नेचर के साथ रहना चाहते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्पेस की, यानी एज अ कैंपर नेक्सन में जगह कितना है। ऐसे तो कैंपर्स बहुत ही कम डिमांडिंग होते हैं। जब मैं कार खरीदने निकला, मैं टेस्ट ड्राइव के पहले एक टेप लेके घूमता था और नापता था कि सीट को, फ्रंट वाली सीट को सामने करने पर और पीछे की सीट को स्लांट कर देने पर डिक्की से लेकर सामने के सीट के एंड तक मेरे पास एटलीस्ट 5 फुट 7 इंच का जगह होता है या नहीं। मेरा हाइट 5 फुट 7 और मेरे फैमिली के सारे लोग उससे थोड़े कम हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर 5 फुट 7 का जगह सिक्योर कर सकता हूँ तो मैं उस कार को खरीदूंगा, और नेक्सन उस मामले में खरा उतरता है। आप देख सकते हैं इसमें 67 इंचेस का स्पेस अवेलेबल है। बूट से लेकर सामने के सीट को अगर हम स्लैंट फॉरवर्ड या इंक्लाइंड कर देते हैं तो मेरे हिसाब से बूट स्पेस इनफ है, लेकिन हाँ एक्सेलेंट नहीं है। इसके लिए हमें इसे मीडियोकर नंबर्स ही देने चाहिए। लेकिन सब 4 मीटर होने के बावजूद इन्होंने जो 350 लीटर बूट निकाल पाए, ये काबिले तारीफ है। नेक्सन का स्लांटेड रूफ एक टाइप का डिजाइन एलिमेंट है, लोग देख के पसंद करते हैं, लेकिन अंदर से जब आप कैंपिंग के लिए स्पेस ढूंढते हो तो हर एक इंच इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए कि ये स्लांटेड होने की वजह से इसका जो हेडरूम है एट द रियर एंड ऑफ द कार बहुत ही कम हो जाता है। इस वजह से कैंपिंग के तौर पे मैं देखता हूं कि ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। देखा जाए तो हर एसयूवी में थोड़ा सा बॉक्सी स्टाइल होता है और ये थोड़ी सी डिजाइनर है, और इसकी जो छत है वो देखिए किस तरह से इंक्लाइंड होता रहता है। चूंकि सोते वक्त हम सर फ्रंट के तरफ करते हैं तो निकलना हमें पीछे के दरवाजे से ही सूटेबल होता है, लेकिन ये स्लैंटेड रूफ की वजह से देखिए क्या हालत है। आइए देखते हैं इस कैटेगरी का रिजल्ट। आइए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैंपिंग के। अगर आप कैंप करने गए हो और अपनी किचन में खुद खाना बनाते हो तो आपका खाने का कोई खर्चा नहीं है, इसलिए कि घर पे भी होते तो आप खाना खाते। रेस्टोरेंट पे आप जो सर्विस चार्ज देते हो वो नहीं दे रहे हो, तो इसको हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। कॉस्ट अगर देखा जाए तो आपका मेन खर्चा है फ्यूल का और दूसरा खर्चा है टोल बूथ का। ओके, आते हैं माइलेज पे। माइलेज देखा जाए तो डिपेंड करता है बहुत ही किसी के ड्राइविंग स्टाइल पे, गाड़ी का मेंटेनेंस के ऊपर और बहुत सारे और फैक्टर पे। मैं सोचता हूँ, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे
ओडोमीटर में फ्यूल एवरेज मिल जाता है 19.8 के आसपास, लेकिन मेरा खुद का कैलकुलेशन टैंक टू टैंक 17.8 किलोमीटर पर लीटर का है हाईवे में। रिसेंटली जो हम गए थे सुल्तान में, उसमें टैंक टू टैंक मुझे उतना ही मिला कैलकुलेट करके। और सिटी में बता देता हूँ, जो कि कनेक्टेड नहीं है, फिर भी सिटी में हमें 14 के आसपास मिल जाता है, 14 किलोमीटर पर। इसके अलावा खर्चे मेंटेनेंस के भी है थोड़े से, क्योंकि आप जाओगे तो थोड़ी बहुत स्पेयर पार्ट खराब होगा, चीजें खराब होगी, हो सकता है कि कुछ डैमेज हो जाए, और उसका भी कॉस्ट हमें लेना पड़ेगा। मैं जहां तक सुनता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि टाटा का कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कम है। मैं कम नहीं बोलूंगा, बल्कि 19-20 बोलूंगा मुकाबले हुंडई और मारुति के। और अब टाटा का नेक्सन नंबर 1 बन गया है, तो इसको अपना गेम अप करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी और सर्विस नेटवर्क का अवेलेबल होना हर जगह में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये रिलेटिवली नया मॉडल है, इसके स्पेयर पार्ट्स भी कॉस्टली हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे चीजें इंप्रूव होंगी। और इस तरह से इसमें हम बहुत ज्यादा एक्सेलेंट मार्क्स नहीं देंगे, बट बुरा भी नहीं देने वाले। ये है हमारा कॉस्ट ऑफ कैंपिंग। आइए देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैंपिंग के रिजल्ट्स या रेटिंग्स। आइए बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस या ड्राइवेबिलिटी की। मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस नेक्सन के साथ बहुत ही खूबसूरत रहा। मैं सोचता हूँ इसका टर्बो, इसका सस्पेंशन सिस्टम, इसका सेफ्टी रेटिंग, ये सब बहुत ही अच्छा है। चलिए एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। मैं पहले फिएट का पालियो डीजल चलाता था, जो मल्टीजेट इंजन के साथ आता था। उसकी टर्बो बहुत जबरदस्त थी। उसमें एक ऑटोमेटिक विंडो भी नहीं हुआ करता था। फिर भी एज अ कार मैं शायद उससे ज्यादा एंजॉय और किसी कार को नहीं किया। इसीलिए जब मैं खरीदने गया था, स्पेस के अलावा मैंने इंजन जरूर देखा था। एंड इस मामले में मैं नेक्सन को उसकी इंजन और उसकी सेफ्टी और उसके हैंडलिंग के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स देने वाला हूँ, बल्कि फुल मार्क्स देने वाला हूँ। नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी। मेरे हिसाब से विजिबिलिटी में इसका मार्क्स मैं काटने वाला हूं, क्योंकि उतनी अच्छी नहीं है। एक तो ए पिलर की इश्यू है दोनों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट में। इसका एंगल ऐसे नीचे उतरता है, प्लस एक बॉल की सा रियर व्यू मिरर है, जिसके वजह से आसपास की चीज लगभग दिखाई ही नहीं देता है। घर से निकलते ही हमें ये राइट लेना होता है, और देखिए ए पिलर की वजह से लगभग हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता उस साइड से कौन आ रहा है करके। अभी देखिए लगभग कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कोई अगर लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो। और पीछे के जो विंडस्क्रीन है, मैं सोचता हूँ वो बहुत ही छोटा है, डिजाइन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से ये एक्चुअली रियर व्यू कैमरे के बगैर दिखा ही नहीं जाता कुछ भी। प्लस अगर आप देखो तो पीछे के जो विंडोज हैं वो भी थोड़े से नीचे उतरे हुए हैं। इवन पंच इससे अच्छा है विजिबिलिटी के मामले में। एरोडायनामिक बनाने के चक्कर में ये बहुत ही फ्लैट सा बन जाता है इसका फ्रंट विंडस्क्रीन। ऐसे चलाने में कोई तकलीफ नहीं होती, आदत की भी थोड़ी बहुत बात है,
लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा विजिबिलिटी के मामले में नहीं है। मैं मार्क्स काटने वाला हूँ इसमें। फुल मार्क्स मिलने वाले हैं ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। गाड़ी लोडेड नहीं थी, लेकिन देखिए कितने आराम से 200 मिलीमीटर के बोतल के ऊपर से निकल गया। नेक्स्ट आता है सेफ्टी रेटिंग। क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें कोई मार्क्स काटने का चांसेस है? बिल्कुल नहीं। पिछले दिनों उन्होंने स्टेबिलिटी लिंक को रिप्लेस भी कर दिया है थर्ड सर्विस के दौरान। मैं सोचता हूँ उसके बाद हैंडलिंग भी बहुत स्मूथ हो गया है और शायद इसकी बॉडी रोल वगैरह मैनेज करने के लिए हो सकता है कि बहुत ही काम आएगा वो। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी रोल के बारे में। मेरे हिसाब से इतना ग्राउंड क्लियरेंस के बावजूद टाटा नेक्सन ने अपना बॉडी रोल बहुत अच्छा मैनेज किया है। और हालांकि फिर भी बॉडी रोल है, लेकिन ठीक है, मैं हैचबैक चलाता था, मैं उसके साथ इसका तुलना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसको फुल मार्क्स तो नहीं दिया जा सकता इसके लिए। और बॉडी रोल कभी कभी थोड़ा सा एहसास करा देता है कि आप एक ऊंचे गाड़ी में हो। लंबे ट्रिप में इसका थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इंजन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इंजन बहुत सफिस्टिकेटेड नहीं है, एक्सेलेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छी है। टर्बो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एंड टर्बो को अगर इंजन का पार्ट मानेंगे तो मुझे इसको 100% देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। गियर बॉक्स बहुत अच्छा नहीं है। गियर चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जिसके लिए ऑटोमेटिक है, आई डोंट नो देयर एक्सपीरियंस, लेकिन जो गियर वाला गाड़ी चलाते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि उतना रिफाइंड नहीं है गियर बॉक्स। नेक्स्ट आता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस में इंटीरियर, और उसमें आ जाता है म्यूजिक के क्या कहने हैं। मैं जानता हूँ मेरा एक एक्सएम वेरिएंट है, लेकिन उसमें भी जो हारमान का सिस्टम है बेस मॉडल के ठीक ऊपर में, मैं इसके लिए बहुत बड़ा मार्क्स देने वाला हूँ। फुल मार्क्स देना चाहता हूँ टाटा मोटर्स को। इंटीरियर आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मैं पहले बगैर पावर विंडो के गाड़ी उड़ी चलाता था, तो मैं सोचता हूँ फीचर वाइज जो एज अ कार एक्सपेक्ट करना चाहिए वो सब चीज अच्छे हैं। तो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस एट द एंड इज वेरी गुड विथ टाटा। लेकिन जब डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट रह जाता है इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, थोड़ा सा बॉडी रोल और गियर बॉक्स पे। एक चीज बच जाता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, 4x4। ऐसे मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ इस चीज का, लेकिन कई लोग बहुत डिफिकल्ट जगह में जाना पसंद करते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते इतने टूटे टूटे से होते हैं, वहां पे 4x4 की ऐसी जरूरत पड़ जाती है। तो वो एक मिस है, कोई भी मॉडल में टाटा नेक्सन नहीं देता है। जो अफोर्ड कर सकता है 4x4 उसको तो कम से कम दे दिया जाए, एक ऑप्शन होनी चाहिए। पेश है ड्राइविंग एक्सपीरियंस का रेटिंग। आइए डिस्कस करते हैं कैंपिंग फीचर्स के बारे में। सबसे पहला जो कॉम्प्लेन है वो है क्यों फ्लैट नहीं गिरा सकते? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं पड़ती। अरे कम से कम कैंपर का ना सही, जो ड्राइवर भाई साहब लोग होते हैं, लंबे लंबे ट्रिप में जाते हैं, कई जगह अपने क्लाइंटों के लिए इंतजार करते हैं, उनके लिए तो सोचो। वो भी तो यहाँ पे सो सकते हैं थोड़ी बहुत, अगर फ्लैट कर दिया जाए इस सीट को। ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है बेसिकली। सभी कार मैन्युफैक्चरर्स इस चीज को बहुत ही इग्नोर करते हैं और ये एक बहुत डेटरेंट है कैंपर के लिए, सीट को फ्लैट नहीं गिरना। नेक्स्ट कैंपिंग फीचर होता है फ्लैट रूफ का। नेक्सन में ये फ्लैट रूफ ना होना एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। ना तो उसमें कैरियर लगाए जा सकते हैं, ना ही उसमें रूफ टॉप टेंट लगाए जा सकते हैं। और जो पहले मॉडल में हुआ करता था, एटलीस्ट पॉइंट्स होते थे, रूफ रेल थोड़ी सी फंक्शनल होते थे। यहाँ पे वो भी नहीं है। ये रूफ रेल जो आप ऊपर देखते हैं वो जस्ट चिपकाए हुए है। कुछ लोग फिर भी अपने रूफ रैक लगाते हैं, हमने देखा है, लेकिन वो कितना सब्सटेंशियल, कितना सॉलिड होता है ये मुझे पता नहीं। मेरे हिसाब से मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए कैंपिंग एक रोड ट्रिप भी है
और रोड ट्रिप में ड्राइविंग एक्सपीरियंस अगर ख़राब हो जाता है तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। रूफ कैरियर विंड ड्रैग की वजह से गाड़ी को रोक तो देता ही है, साथ में माइलेज का भी झमेला आ जाता है। मैं सोचता हूँ कि फिर भी रूफ कैरियर एक कैंपर को बहुत ज़रूरत है। वो जब चाहे एटलीस्ट लगाने का ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। एक और ज़रूरत है सोलर पैनल का, जो कि लगाने का ऊपर में कोई जगह नहीं है टाटा नेक्सन में। एक कैंपर को अगर लंबे ट्रिप में जाने हैं तो उसके गैजेट्स को चार्ज करने के लिए उनके पास ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। सो मैं गुजारिश करूँगा टाटा मोटर्स से कि ये एटलीस्ट इस बारे में सोचे, रूफ रेल कॉस्मेटिक ना। नेक्स्ट कैंपिंग फीचर है एक सेकंड 12 वोल्ट सॉकेट का होना। अक्सर लोग आजकल डैश कैम लगाते हैं, ना सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस से बल्कि फुटेज की वजह से भी। तो वो 12 वोल्ट एकमात्र जो 12 वोल्ट सॉकेट है वो बिजी कर देता है। लेकिन आप अगर एक फ्रिज कैरी कर रहे हो एज अ कैंपर, आप उसको कहाँ चार्ज करोगे? हाँ, 12 वोल्ट बैटरी सॉकेट हायर मॉडल्स में अवेलेबल है। कितना खर्चा आता है उसे लगाने में, लोअर मॉडल में भी कितना कुछ दे चुके हो ऑलरेडी इन द बेस मॉडल से ही, इसको देने में क्या जाता है। सेम विथ यूएसबी चार्जर, कितना खर्चा आता होगा एक यूएसबी पोर्ट लगाने में, क्यों नहीं लगाते? अक्सर लोग हायर मॉडल्स में यूएसबी चार्जर लगाते हैं। क्यों लोअर मॉडल में अवेलेबल नहीं है? सिर्फ ड्राइवर के अलावा कोई और चार्ज नहीं करेगा क्या फ़ोन अपना? फिर है ऑक्सिलरी बैटरी होने का, क्योंकि कार बैटरी को अगर आप बिजी कर देंगे, चार्ज डाउन हो जाएगा किसी वजह से आपके गैजेट्स को चार्ज करते हुए, और स्टार्ट ना हो कैंपिंग लोकेशन से, तो बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली लोग कार की बैटरी को डेडिकेटेड रखते हैं जब वो कैंपिंग करने जाते हैं। इंजन बे में बहुत जगह है मेरे हिसाब से, वहाँ पे एक छोटा सा लिथियम बैटरी का जगह देना चाहिए। आजकल लिथियम बैटरी बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ उसको घर केबिन के अंदर में भी कहीं पे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा फैसिलिटी है कैंपर के लिए जो टाटा आने वाले मॉडल्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। इंजन बे में मेरे हिसाब से काफ़ी जगह है, पर्टिकुलरली बैटरी के ठीक साइड में ही, और उसमें एक लिथियम बैटरी आराम से लगाया जा सकता है। मैं सोचता हूँ ये प्रोविज़न देनी ही चाहिए टाटा मोटर को, अगर इसको एक अच्छा कैंपर बनाना है। आइए देखते हैं क्रूशल कैंपिंग फीचर वाली रेटिंग, जहाँ पे मेरे हिसाब से नेक्सन ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। आइए बात करते हैं कंक्लूजन की। चार में से 3 मुद्दे में टाटा को तो कोई हरा नहीं सकता, और शायद यही वजह है कि आज वो बेस्ट सेलर है अपने कैटेगरी में। तो जो चीज़ ज़रूरत है वो ये है, कैंपिंग फीचर्स में डेफिनेटली टाटा बहुत ज़्यादा अच्छा रेट नहीं करता है। और मेरे हिसाब से जो फीचर्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की, या वो सिर्फ बात नहीं है, वो डिमांड है। मैं चाहूँगा कि टाटा मोटर के लोग देखें इसे, और आने वाले मॉडल्स पे या वेरिएंट्स पे एक ऑप्शन रखे कैंपर का। डेफिनेटली वो एक सेगमेंट होगा जहाँ पे वो अपना सेल बढ़ा सकते हैं। और जब तक टाटा मोटर ऐसे वेरिएंट निकालते हैं, सिटी लाइफ में तो हम इनकी कोई कॉम्प्लेन नहीं कर सकते। जहाँ तक कैंपिंग का मामला है, वहाँ पे शायद हमें अपने जुगाड़ पे ही भरोसा रखना पड़ेगा। आइए फाइनल स्कोर एक बार और देख लेते हैं। आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। Can anybody out there, yeah?